मोदी जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बोलिए बोलिए, भारत माता की। आवाज पहुंच रही है सभी जगह? आवाज पहुंच रही है? बहुत अच्छा। यहां हमारे बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विजेंद्र बाबू और बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री नीरज कुमार जी बबलू, विधायक निर्मली श्री अनिरुद्ध प्रसाद जी यादव, विधायक पिपरा श्री रामविलास जी कामत, श्री नागेंद्र नारायण जी ठाकुर, एनडीए संयोजक श्री राजेंद्र प्रसाद यादव, जिलाध्यक्ष जदयू, श्री नरेंद्र ऋषिदेव, जिलाध्यक्ष भाजपा, श्रीमती पिंकी कुशवाहा, क्लस्टर प्रभारी भाजपा, श्री राघवन झा, अध्यक्ष नगर परिषद सुपौल, श्री विजय पासवान, लोजपा नेता, श्री राम कुमार राय, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा, श्री विजय शंकर चौधरी, श्री संतोष प्रधान, श्री पिंटू मंडल, श्री अमर कुमार चौधरी, श्रीमती अमला देवी, श्री राधे श्याम यादव और यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, शायद इस मैदान में किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए पहली बार मैं आप लोगों के सामने खड़ा हुआ हूं। इस मैदान में तो पहली बार आया हूं ना मैं, क्यों नहीं रही? पहली बार आया हूं। फिर भी आप लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया है और साथ ही साथ बहुत मोटी फूलों की हार पहनाकर भी मेरा स्वागत किया है। लेकिन आप जानते हैं भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ का एकतरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज यदि मैं आपके बीच आया हूं तो दिलेश्वर कामत जी के लिए आया। दिलेश्वर कामत जी को मैं बहुत पहले से जानता हूं। आज उनको बोलते हुए भी मैंने सुना है, संसद में भी बोलते हैं। बहनों भाइयों, कोई कह सकता है दिलेश्वर कामत जी ने यह काम कर दिया, यह काम कर दिया, फला काम छूट गया, इसको लेकर तो आप विवाद कर सकते हैं। लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हमारे दिलेश्वर कामत की शराफत को लेकर कोई सवालिया निशान नहीं लगा सकता। जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो जनता का सम्मान करे, और दिलेश्वर कामत जी के अंदर वह गुण है, वह कला है। और इसीलिए दिलेश्वर कामत जी के लिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं। बहनों भाइयों, यह नहीं देखा जाना चाहिए कि यह काम कर दिया, नहीं किया, वह नहीं किया, वह नहीं किया। काम किया है, बहुत सारे काम किए हैं। मैं अभी दिलेश्वर बाबू से कह रहा था, आप चिंता मत करना, रेलवे लाइन का जो काम छूटा हुआ है, मैं स्वयं रेल मंत्री को बोलूंगा कि यहां का वह काम होना चाहिए, रेल का काम होना चाहिए। शर्त यह है कि एक बार दिलेश्वर बाबू हमको इसको याद दिला दें, मैं इस काम को करूंगा। और मेरे भाइयों, एनडीए का जहां तक सवाल है, आप जानते हैं गुजरात के सूरत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए का प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गया है। एनडीए के विजय का श्री गणेश गुजरात की धरती से हो गया है। अब बतलाइए, कांग्रेस के लोग, राजद के लोग कहते ये हैं कि साहब ये तो लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा हो गया। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी सूरत से निर्विरोध निर्वाचित हो गया। बहनों भाइयों, आपकी आंखों में धूल झोंक कर ये लोग राजनीति करते हैं। आजाद भारत के इतिहास में 28 बार निर्विरोध सांसद चुने गए हैं, जिसमें 20 बार कांग्रेस के निर्विरोध सांसद चुने गए, समाजवादी पार्टी के 2 बार चुने गए। लेकिन इस प्रकार का बेबुनियाद निराधार आरोप लगाना, जनता को धोखा देकर, जनता की आंखों में धूल झोंक कर उनका समर्थन हासिल करने की कोशिश करना, यह इनकी आदत है, यह इनका स्वभाव है।
जहां तक बिहार का प्रश्न है, इस समय आप देख रहे हैं राजद जैसे लग रहा है कि बहुत बड़ी ताकत बन गए। वो कह रहे हैं हम सीट जीतेंगे। बहनों भाइयों सुनकर जाना, हम लोग भी लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। बिहार में एक सीट भी राजद के लिए और कांग्रेस के लिए जीतना एक स्वप्न बन जाएगा, मैं आपको बतला देना। मैं विजेंदर बाबू से अभी चर्चा कर रहा था। बता रहे थे विजेंदर बाबू, शायद भूले भटके एक आगे निकल जाए तो निकल जाए, नहीं कोई गुंजाइश नहीं है। बहनों भाइयों, इन लोगों ने अपनी विश्वसनीयता, अपनी साख यह खो दी है। यह जो कहते हैं वह करते नहीं है। आज भी बिहार को यह लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं। जिन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हों, वो इस राज्य को बनाने का दावा करते हैं। हमारे जनता दलियों में नीतीश जी के बारे में चाहे आप जो भी कहना हो कह लीजिए कि नीतीश जी ने यह काम नहीं किया, वह काम नहीं किया, जो कहना हो कह लीजिए। लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, नीतीश जी के बारे में भ्रष्टाचार का कोई मां का लाल आरोप नहीं लगा सकता, चाहे वह बिहार का हो चाहे देश का कोई हो। लंबे समय तक सत्ता में बने रहने के बावजूद भ्रष्टाचार का आरोप न लगे, यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। कांग्रेस की सरकारों को भी आपने काम करते हुए देखा है, और आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार को भी काम करते हुए देखा है। मेरे बहनों भाइयों, चाहे अटल जी की सरकार रही हो, चाहे हमारे आज मोदी जी की सरकार हो, कोई मां का लाल भले ही हमारा विरोधी क्यों न हो, उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे किसी भी सरकार के मंत्री के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी है। कांग्रेस की एक सरकार बतलाइए जिस सरकार के ऊपर, मंत्रियों के ऊपर, सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप न लगे हों। चाहे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे हों, चाहे इंदिरा जी रही हों, चाहे राजीव गांधी जी रहे हों, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रहे हों, सबके समय भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। बैंक घोटाला, जीप घोटाला, कौन कौन से कितने घोटालों की मैं चर्चा करूं। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय तो उनके मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण जेल की हवा खानी पड़ी थी। और जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप, वो सीना तान कर घूमते हैं भारत में। बहनों भाइयों, लोकतंत्र बिना लोकलाज के नहीं चल सकता। लोकलाज तो होना चाहिए, लेकिन ये लोग भी सीना तान के बोलते हैं। अजीबोगरीब स्थिति कर दी है। बिहार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप यदि किसी पर लगे हैं तो राजद के ऊपर लगे हैं। नहीं, आप शब्दों का प्रयोग किसी के बारे में मत कीजिए। मैं राजद के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या भ्रष्टाचार के बिना राजनीति नहीं की जा सकती? हमारी सरकार को नहीं देख रहे हैं? मैं यह दावा नहीं करता कि हमारे यहां सारे लोग दूध के धुले हुए हैं, हमारे यहां भी गलत हो सकते हैं। लेकिन यदि सरकार में बैठे हैं, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप लग गया तो दूध की मक्खी की तरह निकालकर उनको कैबिनेट से हम लोग बाहर कर देंगे। और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए भी हमारे प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने कदम उठाए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री। बहनों भाइयों, मैं किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता हूं, चाहे किसी पार्टी का क्यों न हो, क्योंकि मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री होता है, वो व्यक्ति नहीं होता है, वह संस्था होता है, इंडिविजुअल नहीं, इंस्टीट्यूशन होता है। मैं आलोचना नहीं करता, लेकिन राजीव गांधी जी जैसा प्रधानमंत्री, उन्होंने अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए कहा था, मैं क्या करूं, इतना भ्रष्टाचार है कि मैं दिल्ली के बैंक से 100 पैसा भेजता हूं तो बामुश्किल 14 पैसा लोगों की जेब में पहुंच पाता है, 86 पैसा यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। यह राजीव गांधी जी ने कहा था।
अब देखिए हमारे प्रधानमंत्री ने क्या किया, उस भ्रष्टाचार को चुनौती के रूप में स्वीकार किया। मुझे याद है कि मैं गृह मंत्री था, पहली बैठक जो ले रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी हम लोगों के साथ, अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे सबका खाता खोल दो बैंकों में, और जिनके पास पैसा नहीं है उनका जीरो बैलेंस अकाउंट खोल दो, बिना पैसे के खाता खोल दो। तो मैं बैठा था, गृह मंत्री था, मैंने पूछा कि मोदी जी ये खाता इतनी जल्दी खुलवाने का क्या मतलब है? कहे राजनाथ जी बैठक के बाद बतलाएंगे। तब उन्होंने मुझे बतलाया क्या मतलब। और बहनों भाइयों, आज आपने देखा आपके खाता खुलने का क्या परिणाम हुआ है। माताएं बहनें भी यहां बैठी हैं। दिल्ली के बैंक से यदि 100 पैसा चलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है, एक पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने पाता। भ्रष्टाचार भाषण देकर नहीं समाप्त किया जा सकता। भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो सिस्टम में, व्यवस्था में बदलाव लाना पड़ेगा, तब जाकर भ्रष्टाचार समाप्त होगा। और मैं यह दावा नहीं कर रहा हूं कि पूरा भ्रष्टाचार समाप्त हो गया, मैं सरकार की बात कर रहा हूं। लेकिन यहां पर जिन लोगों के ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वो भी सीना तान के घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, पार्टी चला रहे हैं। क्या देश में यह सिलसिला नहीं रुक सकता? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या देश में आप इस सिलसिला को नहीं रोक सकते? क्या आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार यहां बढ़े? हम लोग भी सरकार चलाते हैं। अब यहां विजेंद्र बाबू बैठे हैं, आपके सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं हमारे, इतने दिनों से राजनीति कर रहे हैं, इनके बारे में कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा दे। क्यों नहीं राजनीति की जा सकती ठीक तरीके से? बहनों भाइयों, फैसला आपको करना है। हम लोगों ने दिखा दिया। अब जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे, भाई मैं इस देश की गरीबी मिटाना चाहता हूं इसलिए हमारी सरकार बना दो। इंदिरा जी कहती थी मैं गरीबी दूर करना चाहती हूं, सरकार बना दो। राजीव गांधी कहते थे मैं गरीबी दूर करना चाहता हूं, सरकार बना दो। आपने सरकार बना दी, उनके ऊपर भरोसा आपने किया, भ्रष्टाचार समाप्त हुआ इन लोगों के शासनकाल में। आश्वासनों से देश नहीं चल सकता है। क्या नहीं किया है आप लोगों ने इन लोगों के लिए? गरीबी हम दूर करना चाहते हैं, सबने कहा, सारे प्रधानमंत्रियों ने, चाहे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हो, इंदिरा जी रही हो, चाहे राजीव गांधी रहे हो, गरीबी दूर कर पाए लोग। लेकिन आज, और मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं कि जो मैं बोलकर जा रहा हूं, मेरी बात एक भी गलत हो आप अपने अखबार के पन्नों पर लिख देना, क्योंकि जनता की आंखों को में धूल झोंक कर मैंने जिंदगी में राजनीति नहीं की है। राजनीति की है तो जनता की आंखों में आग डालकर राजनीति की। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में कामयाबी किसी सरकार ने यदि हासिल की है तो मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने हासिल की। और इसको भारतीय जनता पार्टी का होने के कारण, एनडीए का होने के कारण मैं वकालत नहीं कर रहा हूं, या मैं नहीं कह रहा हूं, नीति आयोग ने कहा है। सारे विश्व की बड़ी बड़ी जो आर्थिक संस्थाएं होती हैं, अब बड़े बड़े अर्थशास्त्री होते हैं, उन लोगों ने कहा, यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी यह बात कही कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के संकट से बाहर करने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की। क्यों नहीं इस काम को कांग्रेस कर पाई? मैं कांग्रेस के दोस्तों से पूछना चाहता हूं। लेकिन केवल इधर उधर की बातें बोलकर जनता को गुमराह करके बराबर इन लोगों ने सरकार बनाई है। बहनों भाइयों, मैं एक चीज मैं कहना चाहता हूं, आपके महात्मा गांधी जी का यह है ना मैदान, उनके नाम पर है ना, बोलिए ना, ये बापू के नाम पर है मैदान ना। एक शपथ आप लोगे, बापूजी की मंशा को पूरा करने को आप तैयार हैं कि नहीं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बोलो भैया, तैयार हो? आप भी तैयार हैं? बापूजी ने, महात्मा गांधी ने
जब आजादी मिल गई तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भंग कर। बहन भाइयों, इन लोगों ने कांग्रेस को भंग नहीं किया, कांग्रेस को समाप्त नहीं किया, और कांग्रेस के झंडे के तले ही बराबर ये चुनाव लड़ते रहे और आज तक चुनाव लड़ रहे हैं। बापू की बात इन कांग्रेस के लोगों ने नहीं मानी और उसी के साथ राजद का गठबंधन है। लालू जी ने उसी के साथ गठबंधन किया जिसने बापू की बात नहीं मानी थी। लेकिन आप देखिए, मुझे लगता है कि बापू की आत्मा कोस रही होगी कांग्रेस के लोगों को, इसीलिए कांग्रेस अब दिनों दिन समाप्त होती जा रही है। दिनों दिन कांग्रेस समाप्त होती जा रही है। समाप्त हो गई हालत। मुझे लगता है कि आज के 10 साल के बाद छोटे बच्चों से आप कहेंगे, बच्चों कांग्रेस जानते हो, तो बच्चे कहेंगे कौन कांग्रेस। छोटे बच्चों से 10 साल के बाद लोग पूछेंगे कि आप जानते हो कांग्रेस, तो लोग कहेंगे कौन कांग्रेस। जैसे जैसे सारे धरती से डायनासोर लुप्त हो गया है, वैसे ही भारत की राजनीति से अब कांग्रेस भी लुप्त हो रही है। यह हालत हो गई है। बराबर जनता को गुमराह किया। अब जानते हैं हिंदू मुसलमान इस आधार पर राजनीति करते हैं। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है, एनडीए का जहां तक प्रश्न है, हम लोग जाति, पंथ और मजहब के आधार पर राजनीति नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं तो इंसाफ और इंसानियत के आधार पर राजनीति करते हैं। इंसाफ और इंसानियत के आधार पर। अरे भाई, आरक्षण की सुविधा तो जो बहुत उसमें पिछड़े हैं, गरीब हैं, मुस्लिम समाज में, उनको भी है। आप कहते हो कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे, क्यों उनकी आंखों में धूल झोंकते हो? बराबर झूठ बोल बोलकर उन लोगों को भी गरीब बना रखा है। और भारत का संविधान इस बात की इजाजत देता ही नहीं है कि धर्म के आधार पर आरक्षण हो। मैं मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहता हूं, आप लोग इनके बहकावे में न आए। बराबर धोखा देकर ही इन लोगों ने सरकार बनाई है, बराबर धोखा देकर बनाई। और एक बात और सुना है कि नहीं आपने? कांग्रेस के एक बड़े दिग्गज नेता हैं, कांग्रेस राजद दोनों का गठबंधन है, उनके बड़े बड़े नेता सैम पित्रोदा, और वह कांग्रेस की सरकार के बहुत बड़े सलाहकार रहे हैं, आज भी इन लोगों के सलाहकार हैं। और विदेशों में जो कांग्रेस पार्टी है, हर पार्टी का संगठन विदेशों में भी होता है, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस उसे बोलते हैं, उसके अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा है भारत में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि घर का यदि मुखिया मर जाए तो उसकी 100 पैसे में 50 पैसे संपत्ति सरकार को जब्त कर लेना चाहिए और 45 पैसा छोड़ देना चाहिए। आपको मंजूर है? अरे भैया, आप लोगों को मंजूर है? बताइए कहां ले जाना चाहते हैं लोग देश को? देश को कंगाल बनाने पर आमादा हो। कहां कहां से बुद्धि इनको आ जाती है। यहां पकड़ के पूछिए लोगों से, कांग्रेस के लोगों से, राजद के लोगों से, क्या कर रहे हो तुम? और कहते हैं ए फोटोग्राफर आप हटिए, आप इधर आइए। क्या क्या इधर उधर की बातें लोग करते हैं। बहन भाइयों, ऐसे देश नहीं चल सकता, ऐसे देश नहीं चलेगा। बिजली का जहां तक सवाल है, मैं आज आपको बतलाकर जाना चाहता हूं। हम लोग यह विचार कर रहे हैं, क्या ये व्यवस्था कर रहे हैं, हमारी प्रधानमंत्री जी की सोच है। कम से कम हम आगामी कुछ वर्षों में यह व्यवस्था कर दें, सोलर एनर्जी के माध्यम से, सौर ऊर्जा के माध्यम से 300 यूनिट तक की बिजली कम से कम गरीबों की पूरी माफ हो जाए, पूरी तरफ से उनको मुफ्त मिल जाए। इस पर भी हम लोग बहुत ही गंभीरतापूर्वक ये हम लोग की चल रही है। ये उसका नाम रखा है रूफटॉप सोलर सिस्टम। इसके माध्यम से हम लोग ये काम करना चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए, बीमार पड़ जाते हैं तो आप लोगों को दवा वापस ज्यादा खर्च करना पड़ता है ना। आयुष्मान भारत की सुविधा मिल रही है। आयुष्मान भारत की कितने लोगों को सुविधा मिल रही है? नहीं, जितने लोगों को मिल रही है पहले वही उठाइए। अरे मैं समझ गया नेताजी, नीचे करिए।
अब जिनको मिल रही है वो हाथ उठाएं। चलिए, कुछ लोगों को मिल रही है 5 लाख रुपए तक की मुफ्त चिकित्सा की सेवा कुछ लोगों को मिल रही है। मैं जानता हूं यह स्कीम अभी सबके लिए नहीं है, मैं समझता हूं, लेकिन देखिए कुछ लोगों को मिल रही है, हाथ उठाएगा। आज मैं कहकर जा रहा हूं, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप मध्यम वर्ग परिवार के हो, चाहे आप करोड़पति हो, चाहे आप अरबपति हैं, यदि आपकी उम्र 70 साल से ऊपर है, आपके पिता की, आपके माँ की, दादा की, दादी की, बाबा की, आजी की, जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर है, चाहे किसी भी आमदनी के ग्रुप के आते हों, बहनों भाइयों, 5 लाख रुपया तक जून के बाद उनका मुफ्त इलाज किया जाएगा। भाई, घर में बुजुर्गों की सेवा होनी चाहिए। बुजुर्गों पर दवा का खर्च ज्यादा आ रहा है, तो हमारी सरकार ने इस प्रकार की भी व्यवस्था की है। और देश तो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपको मालूम है कि नहीं, पहले दुनिया के देशों में हम लोग जाते थे और दुनिया के मंचों पर, या सारे कई देशों के लोग इकट्ठा होते थे, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम लोग बोलते थे, तो हम लोगों की बातों को कोई गंभीरतापूर्वक नहीं लेता था। कहते थे भारत तो गरीब देश है, भारत गरीब देश है, कोई सुनता नहीं था गंभीरतापूर्वक। लेकिन बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बन गई। धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इकोनॉमी की साइज, धन दौलत के मामले में आपको जानकर खुशी होगी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दुनिया के देशों में भारत को लाकर 11वें स्थान पर खड़ा कर दिया था धन दौलत के मामले में। अब 2004 से जब से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए, यानी कांग्रेस की सरकार बनी, 14 तक 11वें स्थान पर ही धन दौलत के मामले में सारी दुनिया में हमारा भारत टिका हुआ था। लेकिन मोदी जी ने करिश्मा किया है, मोदी जी ने करिश्मा किया है। आज आपको जानकर खुशी होगी, धन दौलत के आकार के मामले में जो हमारा भारत दुनिया में 11वें स्थान पर था, वो जंप लेकर बहनों भाई आज 5वें स्थान पर खड़ा हो गया है। और इतना ही नहीं, बड़े बड़े अर्थशास्त्री अब यह दावा कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी कह रहा है, भारत में अर्थव्यवस्था जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है कि 2027 आते आते 2.5-3 साल के बाद यह भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाए। यह सब सारा काम किया है, इसलिए दिलेश्वर कामत जी के लिए वोट मांग रहे हैं। आपके आंखों में धूल झोंकने के लिए नहीं आया हूं, जैसे आते हैं कभी लालटेन जला दो, चरवाहा विश्वविद्यालय खोल दो, क्या कर रहे हो आप? कितना धोखा दिया है बिहार की जनता को लोग, काम किया है बहनों भाई। अब देश के बारे में सुनना चाहते हैं, रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, मालूम है कि नहीं? कितने लोगों को मालूम है? हाथ उठाइए, सबको मालूम है। मेरे बहनों भाइयों, 2 साल से अधिक समय हो गया रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, और आपको जानकर आश्चर्य होगा, रूस की तरफ से मिसाइल, बम, गोले तो लगातार चल रहे हैं, यूक्रेन इसकी तरफ से भी मिसाइल, बम, तो गोले लगातार चल रहे हैं। भारत के लगभग 30,000 बच्चे यूक्रेन में पढ़ाई करते हैं, 30,000 बच्चे सुपौल के भी थे। उनके माता पिता बहुत परेशान हो गए और परेशान होकर प्रधानमंत्री से मिले। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी, चाहे जैसे भी हो हमारे बच्चे को यूक्रेन से आप बाहर निकालिए, नहीं कब कोई बड़ा हादसा हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरे बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री ने चटपट रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, जेलेंस्की के, और साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की।
4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और 22,000 हमारे बच्चे यूक्रेन से चलकर भारत आ गए। यह है भारत, यह है भारत। इसलिए हम आपसे वोट मांगने आए, ऐसे ही आपसे वोट मांगने नहीं आए। ये हिंदू मुसलमान का आरोप लगाते हैं। दुनिया में अरब के 5 मुस्लिम देशों में उनका जो सबसे बड़ा सम्मान होता है, उस सम्मान से पहली बार भारत में किसी को नवाजा है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नवाजा। मैं मुसलमान भाइयों को भी कहना चाहता हूं, हाँ एक काम किया है हम लोगों ने, हम धोखा नहीं देंगे किसी को। 3 तलाक की प्रथा को हम लोगों ने समाप्त किया और डंके की चोट पर मैं कहता हूं समाप्त किया है। लेकिन हम समाज को बांटकर राजनीति नहीं करना चाहते। चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, सबकी मां बहन बेटी हम लोगों की मां बहन बेटी है। बहनों भाइयों, इस नजरिए से हम देखते हैं। हम किसी भी धर्म के लोगों को इस बात की इजाजत नहीं दे सकते कि आप किसी बेटी से शादी करिए, किसी लड़की से शादी करिए और 10 दिन के बाद तलाक 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 3 बार बोलकर उसकी छुट्टी कर दी। सरकार बने या न बने, सरकार भाड़ में जाए, लेकिन मां बहन और बेटी के साथ इस प्रकार की क्रूर मजाक करते हुए हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं अपने मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहता हूं, मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहता हूं, आप विचार करिए। और मुझे प्रसन्नता है कि बहुत सारे मुसलमान भाई इसका समर्थन कर रहे हैं। बहनों भाइयों, देश आगे बढ़ रहा है, आपका समर्थन चाहिए। केवल दिलेश्वर कामत जी का प्रश्न नहीं है, नीरज बाबू हैं यहां, बबलू, ये भी दमदार नेता है बबलू। हाँ, लेकिन बबलू से मैं कहूंगा विजेंदर बाबू का आशीर्वाद बराबर लेते रहिएगा। अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बराबर लेना चाहिए। कोई भी नौजवान अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेता रहेगा, आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती मेरे बहनों। तो बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन बहुत लंबा भाषण हो जाएगा। पक्का पक्का आजा। देखिए, ये माताएं बहनें बैठी हैं सब, आपको बतला देता हूं। अब 1/3 यानी 100 सीट लोकसभा में रहेगी, राज्यसभा में रहेगी, विधानसभा में रहेगी, तो 1/3 अब महिलाएं पहुंचेंगी उसमें अगली बार के चुनाव में। नारी शक्ति बंधन अधिनियम यह पारित हो चुका है। माताओं बहनों की भी हम लोगों ने बहुत चिंता की है। सीटें बढ़ेंगी, पुरुषों की संख्या कम नहीं होगी, लेकिन महिलाओं की बढ़ेगी। सोच पूरी तरह से सकारात्मक है। तो बहनों भाइयों, क्या रहेगा दिलेश्वर कामत जी का? पक्का? कामत जी कहां हैं? कामत जी ये लोग कह रहे हैं कि 4 लाख रहेगा, 4 लाख से ज्यादा। ठीक है, आजा एक ही बतला दें आपको, 4 लाख से अधिक से जिता दिया। क्यों नीरज सिंह? हाँ, 4 लाख से जिता दिया। तो मैं इनको भी कहूंगा, नीरज बाबू को भी कहूंगा, बबलू को, सबको एक बार सुपौल में बहुत बड़ी सभा करना है, बहुत बड़ी सभा करना। और दिलेश्वर बाबू के जीतने के बाद मेरे बहनों भाइयों मैं फिर से आऊंगा और 4 लाख से अधिक जिता दिया। यदि मैं दोबारा आऊंगा तो अपना स्वागत कराने के लिए नहीं, फूलों की हार पहनने के लिए नहीं, एक बार अपना शीश झुकाकर सुपौल की जनता का अभिनंदन करने के लिए आऊंगा। आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आऊंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
मैंने अपनी तरफ से नहीं पहना है, मैंने अपनी तरफ से नहीं पहना है, आप लोगों ने कहा है तब मैंने पहना है।